गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की ये वीडियो स्पेशल आप सभी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग बहुत समय से हमारी 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैंने एक आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मैं आपके साथ अपनी जर्नी की वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों को अगर मेरी पर्सनल लाइफ़ के बारे में पता हो, तो मेरे घर में मेरी बहन की शादी होने वाली है। उससे रिलेटेड बहुत सारे काम और बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। तो जिस वजह से कहीं न कहीं मैं अपने यूट्यूब चैनल से थोड़ी-सी कट गई। उसके लिए मैं आप उन सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी स्ट्रगल लाइफ़ में जी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं डिमोटिवेट है। तो आज सुबह जैसे ही मैं उठी, तो एक ऋतिक रियात करके, जो कि बहुत समय से मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे चैनल पर एक बहुत बड़ा कमेंट किया, मेरी वीडियो पर बहुत ज़्यादा बड़ा कमेंट किया। तो वो कमेंट डायरेक्ट मेरे दिल पर लगा कि हाँ, ये लोग सच में बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि पूजा दी ने प्रॉमिस किया था 10,000 सब्सक्राइबर पे, लेकिन अभी तक उनकी वीडियो नहीं बनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ कि मैं बहुत समय से अपने यूट्यूब चैनल पर इनएक्टिव हूँ उसके लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी इंसान के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी-सी कष्टकारी थी, और ये मेरा जीवन ही शुरुआत से लेकर बहुत कष्ट में रहा है। तो वो चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो शायद मेरी तरह ही एक फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं। मेरी तरह ही दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं। तो आप लोग शायद रिलेट कर सके इस बात को, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी सक्सेस के पीछे है हमारे पेरेंट्स का हाथ। तो मैं वो बताऊँगी कि किस तरह से। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को शायद ये बात पता हो कि मेरे घर में हम 4 बहनें हैं और हमारी 1 मदर है। तो ह जो मेरे फादर हैं, उनकी डेथ हो गई थी जब मैं सेकंड क्लास में थी, और मेरी सबसे छोटी बहन उस वक़्त सिर्फ़ 1 साल की थी। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से लेकर इस उम्र तक हमने कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ़ में देखा होगा। एक अकेली माँ के पास 4 छोटे बच्चे। मेरी मदर की उम्र उस वक़्त शायद 29, 27, 28 इस इतनी सी उम्र होगी, जितने की उम्र शायद अब हम क्रॉस करने जा रहे हैं, मैं खुद। तो इतनी सी उम्र में मेरी मदर के पास 4 बेटियाँ, कोई भी जॉब नहीं थी, और दुखों का पहाड़ एकदम से सिर के ऊपर था। तो वहाँ से हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ। मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल करके हम लोगों को पढ़ाया है, बहुत कुछ किया हमारे लिए। हालाँकि इस बीच हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहे। तो पिताजी का ना होना बहुत हमारे लिए कष्टकारी था, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन में। तो मम्मी ने हमारी पढ़ाई जारी रखी, सभी लोगों को पढ़ाया, सभी बेटियों को पढ़ाया। उस दौरान मेरे मदर शायद किसी स्कूल में साफ-सफाई कर्मचारी के तौर पर तैनात हुए। तो वहाँ उनको सिर्फ़ ₹800 सैलरी मिलती थी। तो आप सोच लो कि उस समय ₹800 सैलरी में आपके पास 4 बेटियाँ हैं और बहुत ज़्यादा कष्ट है लाइफ़ में। बच्चों का खाना-पीना, राशन-पानी, कपड़े, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इनमें से सिर्फ़ हम बेसिक नीड थी जो, वो था खाना। वो भी हम कभी-कभार ही पूरा कर पाते थे। नहीं था इतना कि हम खाना भी प्रॉपर ढंग से खा सकें। तो कई बार मम्मी बोलती थी कि जाओ ताई जी से हल्दी लेके आ जाओ, प्याज़ लेके आ जाओ। तो हम मतलब बहुत बार आस-पड़ोस में माँग कर भी ले आते थे। तब मम्मी हमें हमारे लिए सबके लिए खाना बना देती थी। तो ये स्ट्रगल चलता रहा। मैंने अपनी मदर को बहुत बार रोते हुए देखा है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं दिल में थी कि यार, पता नहीं मैं ये शूट कर भी पाऊँगी कि नहीं। तो बचपन से ही हमारे पास गाय हुआ करती थी, तो हम लोग गाय भी पालते थे और गाय का दूध बेचते भी थे, ठीक है? तो एक गाय थी हमारे पास, हालाँकि हमारे उसको ओबरा बोलते हैं, जिसमें गाय रहती है, वो बहुत हमारे मतलब इस हालत में था कि वो कभी भी टूट सकता था। लेकिन वो भी मतलब काफ़ी समय चला। तो हम लोग गाय पालते थे, दूध बेचते थे। तो मेरी बहनें थोड़ा-सा शर्म भी करती थी कि यार हम कैसे किसी के घर जाके दूध दें। तो इन सब चीज़ों में मैं थोड़ी-सी एक्टिव थी कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, अब तुम नहीं दे सकते तो मैं दे देती हूँ। तो मेरे बैग में किताबों से ज़्यादा दूध की बोतलें हुआ करती थी, और मैं सबसे लास्ट में अपने स्कूल पहुँच रही हूँ, दौड़ते-दौड़ते बेल बज गई है, हालाँकि मेरा स्कूल यहीं पे नज़दीक है। तो
उससे काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती थी। हालाँकि इसके बावजूद स्कूल के टीचर भी जब आप मेहनत करते हो तो आपको हर कोई देखता है, हर कोई आपको सपोर्ट करता है। अगर कोई आपको अच्छा इंसान टकर गया, तो कु भगवान की कृपा से अच्छे इंसान भी बहुत सारे मिले। तो स्कूल के टीचर बहुत हेल्प करते थे, किताबों में कोई टीचर कपड़े दे जाता था, स्कूल ड्रेस हमें टीचर ही दे देते थे कई बारी और फीस भी कई बार टीचर दे देते थे कि चलो उनको कंडीशन पता थी तो नहीं कर सकते तो वो दे देते थे। तो उन टीचर्स का बहुत-बहुत थैंक्स जिन्होंने इतनी हेल्प की। तो फिर मैंने सोच लिया था कि शर्म त्यागनी पड़ेगी अगर आपको कुछ करना है क्योंकि एक लड़की होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी जो शायद एक बेटा करता, तो हम कर रहे थे। हम चारों बहनें बहुत ज़्यादा मतलब हमारे घर में सब बहुत मेहनती है काम करने के लिए, तो हम कर रहे थे अपनी मम्मी की हेल्प हर चीज़ में। तो इसी वजह से शायद मम्मी को भी ऐसा था कि नहीं मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है और कमाल की बात ये है कि हम लोग पढ़ने में सभी बहनें बहुत अच्छी ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत स्कॉलर थे लेकिन हाँ, हम बहुत ठीक-ठीक थे पढ़ाई में। उसके बाद बारी आती है हमारी प्लस 1 प्लस 2 होने की। प्लस 2 होगी उसके बाद एक ध्यान आया कि यार अब प्लस 2 होगी है जैसे-तैसे बहुत सारी कमियों के बीच रह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे होता है ना कि स्कूल में बच्चों को पैसे देते हैं तो हम वो बच्चे शायद जिनको कभी भी स्कूल के लिए कोई पैसा नहीं मिले अ, अलग से आपको चीज़ी खाने के लिए बोलते हैं जिसको या फिर ऐसे कि हाँ, तुम कुछ खा लेना। हाँ, ये होता था कि जब कभी कन्या पूजन हो जाए, कहीं नवरात्रि हो जाए, श्राद्ध हो जाए, इसमें जो पैसे मिलते थे हम उनको वो भी हम इकट्ठे करके रखते थे कि नहीं यार इसको हम किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे तभी हम आगे कर पाएँगे। तो उसका भी हम अपने लिए कोई काम की चीज़ ले लेते थे, अदरवाइज़ हम फालतू खर्चा भी नहीं कर पाते थे। कर भी नहीं पाते थे और किया भी नहीं। फिर आती है बात प्लस 2 की। मेरी बहन की प्लस 2 हुई उसके बाद उसने ग्रेजुएशन के लिए मम्मी ने उसको बोला कि तू कॉलेज जॉइन कर ले क्योंकि मेरी बहन थोड़ी-सी होता है ना शरीफ टाइप के बच्चे, उस तरह की। मैं थोड़ी तब भी थोड़ी एक्टिव टाइप की हूँ, पता नहीं क्यों कृपा स है माता रानी की, कि जब आपको फैमिली ऐसी मिली हो, बैकग्राउंड ऐसा मिला हो, हर चीज़ ऐसी मिली हो, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलग छवि आपको बनानी ही पड़ती थी और मैंने बनाई भी। मैंने उस टाइम शायद मैंने 9th के आस-पास 9th तक मेरे बाल बहुत छोटे थे, उसके बाद मैंने पढ़ाने शुरू किए, औरों को देख के कि यार और भी तो रखते हैं, लड़कियों की तरह रहना शुरू किया। पर नहीं, जब मैंने हालात देखे कि यहाँ पे लड़कियों की तरह रह के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो आपको एक बेटा ही बनना पड़ेगा, तो हम बन गए। तो बात आती है प्लस 2 होने की, प्लस 2 हो गई तो उस टाइम मैंने अपने घर में एक बात रखी कि मम्मी देखो हमारी हालत ऐसी तो है नहीं कि अब हम 2 बेटियाँ एक साथ कॉलेज जा सकें, ठीक है? तो मैं तो कॉलेज नहीं जा रही, मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ ऐसी दुकान-दुकान में कोई भी जैसे शिमला में हमारे नज़दीक है तो नज़दीक तो क्या है 20-25 किलोमीटर है यहाँ से शिमला। तो मैं कहा किसी दुकान में काम करते हैं, तो मम्मी ने बोला कि हाँ, ठीक है कर लो, क्योंकि ज़रूरत तो थी घर में काम कि हमारे पास 4 पैसे आए अब। मैं कहा होगी मम्मी बहुत पढ़ाई होगी। तो फिर वैसे भी फीस तो थी नहीं हमारे पास कॉलेज के लिए कि हम 2 बेटियाँ एक साथ कॉलेज जा सकें। तो हमारा पूरा-पूरा प्लान था कि अब हम यहीं तक पढ़ाई क्लोज़ करते हैं और कॉलेज नहीं जाएँगे अब। क्योंकि कॉलेज यहाँ से शिमला जाने के लिए बस का किराया वो बहुत पड़ रहा था। प्राइवेट जॉब करते-करते मैं हट गई लास्ट पॉइंट पे, ताऊ जी के बेटे की फीस मैं दे दूँगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहली बार उन्होंने फीस दी, दूसरी बार को वो भी भूल गए कि यार दोबारा भी फीस देनी होती है। तो उस वक़्त क्या हुआ, जब दूसरी बार फीस देनी थी, मेरी आ गई कॉलेज में स्कॉलरशिप। कल्पना चावला नाम से एक स्कॉलरशिप आती है 15,000। तो जिस दिन वो स्कॉलरशिप आई, तो जिस दिन कल्पना चावला की स्कॉलरशिप मेरे खाते में पड़ी 15,000 रुपए, तो शायद मेरे घरवालों ने पहली बार ही इतने पैसे देखे होंगे, इतने सालों में, जब से हम छोटे से इतने बड़े हो गए, हमने पहली बार पूरे परिवार ने 15,000 रुपए पहली बार देखे। हम हो गए खुश और मैं हो गई और ज़्यादा खुश कि मतलब इससे अब मैं अपनी भी पढ़ाई कर लूँगी, अपनी बहन का लिए भी पूरा पढ़ाई का खर्चा निकाल लूँगी। तो कहीं न कहीं उससे मेरा और मेरी बहन दोनों की पढ़ाई एक साथ चल पड़ी। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये हुई कि कॉलेज में मेरे को भैया ने भेज दिया कि तू चली जा, तेरी फीस मैं दे दूँगा। पहली बार उन्होंने दी, दूसरी बार को पता नहीं क्या बात हुई होगी, नहीं दी उन्होंने। तो पर दूसरी बार तक परमात्मा की कृपा से वो हो गया। मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसे-ऐसे पॉइंट हुए हैं, जब-जब मेरे को लगा कि अब मेरा यहाँ से डाउनफॉल हो जाएगा। वहीं माता रानी ने कुछ ऐसी कृपा की कि कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है, तो मैंने मतलब कॉलेज पूरा कर लिया। कॉलेज हो गया, कॉलेज में मैंने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड सब कुछ जॉइन कर रखा था। खूब मतलब हर चीज़ में एक्टिव।
तो अब थी बारी कॉलेज खत्म होने की। कॉलेज खत्म हुआ 2018 में। 2018 में जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो फिर से दिमाग में वही चीज़ कि अब तो घर के लिए कमाना पड़ेगा, कॉलेज भी खत्म हो गया। तब तक ये गवर्नमेंट जॉब वाला मतलब सिस्टम दिमाग में था ही नहीं। हालाँकि एक बार हमने भर्ती लगाई थी 2017 में, ठीक है? तो 2017 की जो मेरी भर्ती थी वो मेरी पहली भर्ती थी और उस टाइम भी मैं थोड़ी-सी मतलब काफ़ी मोटू, गोलू-मोलू टाइप का मैं बच्चा था। तो उस वक़्त मेरी बहन को बहुत शौक था भर्ती लगाने का, तो उसने लगाई थी। लेकिन वही बात आ गई कि लैक ऑफ नॉलेज हम लोगों को यही नहीं पता था कि भर्ती होने के लिए किताबें कौन-सी पढ़ते हैं या पढ़ाई कौन-कौन सी होती है। किसी ने एक बुक दे दी, वही जिसमें बाहर लिखा होता है हिमाचल प्रदेश पुलिस, बस उसको पढ़े जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक। तो उस किताब को मेरी बहन पढ़ा करती थी। वो भी तब कि मतलब पहले ग्राउंड दे देना, ग्राउंड हो गया, उसके बाद पढ़ाई करते थे। पहले के बच्चे इसी तरह से करते थे। तो कहीं न कहीं अगर नॉलेज होती तो शायद पहले से ही तैयारी कर रही होती, जबकि पता था कि हाँ, चलो ग्राउंड तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन मेन दिक्कत थी रिटर्न की। तो रिटर्न के लिए जब आपको एक सही नॉलेज थी ही नहीं, मेरी बहन को सही नॉलेज नहीं थी कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो 3 बार भर्ती लगा के भी मतलब ग्राउंड क्लियर करके भी उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाई। और उस दिन हम दोनों ग्राउंड में साथ गए थे। तो पहले उसका ग्राउंड हुआ तो उस 3 बार भर्ती देने के बाद चौथी बार उसको बोल दिया कि आपकी हाइट नहीं है। वो रोने लग गई कि सर इससे पहले तो हमें इतनी मैंने 3 बार भर्ती लगाई है, तब तक तो किसी ने हाइट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो वो मायूस जैसी हो गई। फिर आती है मेरी बारी। मेरी तो ख़ैर ग्राउंड की भी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर गुस्सा इतना कि मेरी बहन को उन्होंने बाहर कैसे निकाल दिया। उस गुस्से की आग में मैंने ग्राउंड कैसे निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं लगा। मतलब मैंने ग्राउंड क्लियर कर दिया और घर वाले खुश। मतलब मेरी बहन को तो पता था कि ये भालू क्यों दौड़ा है आज ग्राउंड में, क्योंकि इसके अंदर कुछ आग सी लग गई है कि ये क्यों हुआ? मेरी बहन को क्यों बाहर निकाला? हालाँकि मेरा शौक था पुलिस में भर्ती होने का, लेकिन उस वक़्त शायद मैं अपने आप को एक बच्चा ही कंसिडर कर रही थी। अ, और मैं उस समय सेकंड ईयर में थी कॉलेज के, जब मैंने पहली भर्ती दी थी और फिर उसका एग्ज़ाम भी हुआ। तो मैं भी सेम वही किताबें पढ़ रही थी जो मेरी बहन पढ़ रही थी। तो उसी किताब को पढ़ के और कुछ अपनी प्लस 1 प्लस 2 की नॉलेज जो कि प्लस 1 प्लस 2 का मतलब आप प्लस 2 तक आपने मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। आर्ट्स सब्जेक्ट से मैं बिलॉन्ग करती थी, तो आर्ट्स सब्जेक्ट से काफ़ी मतलब ठीक था। प्लस 2 में मेरे 82% मार्क्स थे, मैं पढ़ाई में काफ़ी ठीक थी। तो उस वक़्त क्या हुआ कि 2017 में जो पुलिस का ग्राउंड था वो मैंने गुस्से में निकाल दिया और जो रिटन था वो शायद मेरी पुरानी नॉलेज की वज़ह से, पढ़ाई में अच्छा होने की वज़ह से वो निकल गया। तो वहाँ पहुँची मैं इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू में अगर शायद उस समय मेरे पास एनसीसी का सर्टिफ़िकेट हुआ होता, क्योंकि एनसीसी का एग्ज़ाम दे दिया था, वहीं पे एनसीसी के एक सर थे हमारे, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफ़िकेट चेक होते थे। तो सर बोलते कि बेटा आपने तो अभी एनसीसी का एग्ज़ाम दे रखा है, आपके नंबर भी ठीक-ठीक बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका सर्टिफ़िकेट अभी आ जाता है। तो मैं कहा सर कैसे आएगा सर्टिफ़िकेट, तो क्योंकि एनसीसी के सर्टिफ़िकेट दिल्ली से आते हैं। तो उन्होंने दिल्ली तक उस दिन कॉल किया मेरे लिए कि सर्टिफ़िकेट आ जाए ताकि इनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो देखिए कहीं न कहीं उस वक़्त मेरे पास इतनी नॉलेज थी भी नहीं। अगर उस समय मेरा एनसीसी का सर्टिफ़िकेट आ जाता या उस समय मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो शायद आज ये चैनल ना होता और मैं आप लोगों को किसी तरह गाइड नहीं कर पाती, क्योंकि उस समय मेरे को खुद नहीं पता था कि क्या होना है, क्या नहीं। वो सिर्फ़ ऐसा है कि पहले मेरे प्लस 2 तक मेरा बेस ठीक था, तो उस वज़ह से वो एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। तो शायद मैं आपको कभी ना बता पाती कि क्या पढ़े या किस तरह से करें। क्योंकि उसके बाद मैंने खुद से बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई, तभी मैं आप लोगों को बता पाती हूँ कि ये नहीं, ये करो, ठीक है? तो उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और घर में सब लोग हताश हो गए, तो मैंने भी छोड़ दिया कि चलो छोड़ो। उसके बाद जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज खत्म होने के बाद फिर से वही दिमाग कि अब कुछ काम-धाम करते हैं ताकि 4 पैसे कमा सकें और घर का खर्चा ठीक से चल सके। तो जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मेरी बहन का उसने जॉब करना शुरू कर दिया, प्राइवेट जॉब, टूर एंड ट्रैवल का। मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने भी सेम वही प्रोसेस अपनाया, क्योंकि जैसा घर के बड़े कर रहे हैं या जिस तरह से चला रहा है वही चलेगा। तब तक क्योंकि गवर्नमेंट जॉब या पुलिस में लगने का कोई वो था नहीं, क्योंकि नॉलेज एक तरह से नहीं मिल पा रही थी। तो
अब तो आप लोग जैसे यूट्यूब पे देख लेते हो कि ये वो सो उस समय शायद इतना ट्रेंड था भी नहीं। यूट्यूब पे आज तक कोई चैनल ऐसा था ही नहीं, जो आपको कुछ इस तरह से गाइड कर सके। पढ़ाना अलग चीज़ है, लेकिन गाइडलाइन होना अलग चीज़ है। पढ़ा तो हर कोई रहा है, लेकिन किसको क्या पता कि किस चीज़ के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी है या किस चीज़ के लिए क्या करना है, ठीक है? तो मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद 2 साल एक दुकान पे काम किया। दिन-रात वहाँ पर काम करना, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक दुकान पे ही हो आप और आपको वहाँ से सिर्फ़ मात्र ₹6000 मिल रहे हैं, जिससे कि आपका किराया भाड़ा छोड़ के आपको 2-3 हज़ार रुपए सिर्फ़ आपके ऐसे बच रहे हैं कि महीने के आप ये रख लो कि किराए भाड़े को छोड़कर आप बड़ी हद साढ़े 3 हज़ार रुपए आप बचा पा रहे हो, ठीक है? उसी में लेकिन आप लोग खुश हो कि चलो आपके घर में कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है? तो मेरे घर वाले खुश थे कि चलो कुछ तो आ रहा है, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है कि अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ही पटरी से बाहर है, तो थोड़ी-सी तो पटरी की तरफ को घूम गई है। तो बड़ी बहन भी कमा रही थी, मैं भी, तो हम दोनों जब मिल के कमा रहे थे तो हाँ, 5, 6, 7 हज़ार रुपए हम मम्मी को दे देते थे महीने के, तो मम्मी बहुत खुश थी कि चलो शायद मेरी खराब कंडीशन अब जाके ठीक हो रही है। घर में राशन-पानी अच्छी तरह से आने लग गया, ठीक है? ये काम लगातार 1 डेढ़ साल मैंने किया, जॉब मैंने, मेरी बहन ने। तो कहीं न कहीं मेरे दिल में ये बात आती थी कि यार मैं पूरा महीना इतनी मेहनत इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, प्राइवेट जॉब में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपको उसका मुआवज़ा यानी कि आपको जो धनराशि वहाँ पर दी जाती है, वो उतनी नहीं होती जितनी आप मेहनत करते हो। तो जब भी मैं शिमला से घर के लिए आती थी या घर से शिमला के लिए जाती तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। उस वक़्त मेरे भैया न्यूज़पेपर भेजा करते थे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको पढ़ती रहती थी और कहीं न कहीं पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे कि मतलब मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी और मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं एक ब्राइट स्टूडेंट थी, कॉलेज में भी मैं एक ऑल-राउंडर थी कि मतलब हर चीज़ में सबसे आगे और मैं सिर्फ़ एक 6000 की नौकरी कर रही हूँ और वो भी किसी और के पास, वो भी अ, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि मेरे घर की कंडीशन ठीक हो सके, कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, ये मैं सोचती रहती थी। लेकिन मैं कहीं न कहीं जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मैंने 1-2 बार मम्मी को बोला कि मम्मी मैं जॉब छोड़ दूँ, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, इतने पढ़ा दिए, तुम इसलिए नहीं पढ़ाए कि तुम्हारे को अब भी यहाँ पे मैं बैठ के खिलाऊँ या जो भी है। क्योंकि मम्मी के अंदर भी एक ऐसा था कि यार अब मैंने बच्चे पढ़ा दिए, अब ये मेरी हेल्प करेंगे, ना कि मैं उल्टा जॉब छोड़ के वापस से घर में बैठ जाती और ऐसा ये सब करती, तो ये सब नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन मैं अपनी बहन के पास रो गई क्योंकि मेरे अंदर बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को बस एक बार एक चांस दो। क्योंकि मैंने आज तक कभी दिल से ट्राई किया ही नहीं था कि मैं अच्छे से पढ़ लूँ एक बारी। हमारे को ये था कि हम थो इस बुरी कंडीशन से बाहर आ जाएँ, लेकिन कैसे आना, ये वही चीज़ ना, लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। तो मैं उस दिन बहुत रोई अपनी बहन के पास, तो मेरी बड़ी बहन जिनका नाम आरती है, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि मैं कुछ समय के लिए मैं जॉब करती हूँ, तू पढ़ाई कर ले। मैंने बोला कि मैं अपने लिए ₹1 नहीं अपने घर वालों से लेती थी। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे से ₹1 नहीं लूँगी, पर ये है कि बस मेरे को पढ़ने देना। अभी मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट मत मत करो कि मैं तुम्हारे को कुछ दूँ। तो उसने बोला कि चल ठीक है, मैंने छोड़ दी जॉब। अब मैं आ गई घर में और कुछ दिन थोड़ी दिन पढ़ाई की मैंने, उसके बाद फिर से लग गया कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, पूरा देश बंद, सबकी जॉब चली गई। मैंने तो पहले छोड़ दी थी, लेकिन मेरी बहन जो उस समय प्राइवेट जॉब कर रही थी, उसकी भी छूट गई। तो अब अल्टीमेटली मम्मी के ऊपर पूरा भार पड़ गया। उस वक़्त मेरे को पता लगा कि एक सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू होती है। मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो सरकार की तरफ से इनको मानदेय दिया जाता है, तो 5-6 हज़ार मम्मी को उस समय सरकार की तरफ से दिया जाता था। मम्मी का मानदेय 6 हज़ार था शायद। तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम वापस से वहीं आ गए जहाँ से हम शुरू कर रहे थे। कि मतलब मम्मी के ही ऊपर डिपेंड हो गए। तो वो चीज़ इतनी मतलब बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी और तब मेरे को पता लगा कि नहीं, अब तो सरकारी नौकरी ही करेंगे। उसके बाद कोरोना के दौरान ही फिर हमारे घर की छत, मतलब घर में भी बहुत कुछ काम था। हमारे घर में मतलब पानी लगता था बहुत ज़्यादा छत में। तो मम्मी ने बोला कि इसको ठीक करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पूरे घर में अंदर बरसात बहुत गंदी लगती थी। मेरे को बरसात सच में बहुत गंदी लगती थी। हमारे घर में पूरे घर में बस सिर्फ़ पानी पानी अंदर पूरे घर। हालाँकि घर पक्का है, लेकिन लेंटर बहुत साल पुराना था जब पापा ने कभी डाला था। तो उसके लिए मम्मी ने काम पे बुलाया था खेमू भैया को। खेमू भैया एक मिस्त्री थे। वो साथ के गाँव में 5-7 किलोमीटर दूर उनका घर है। वहाँ से
काम करने के लिए आते थे धाम में, ठीक है? तो मम्मी ने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ, चलो मैं ठीक कर दूँगा, तो कि तुम ल लेंटर तुड़वा दो किसी से। उन्होंने सोचा कि ये किसी लेबर को बुलाएँगे, लेकिन हम लॉकडाउन के दौरान हम सभी बच्चे घर में थे, मतलब चारों बहनें। हम चारों बहनों ने मिलके अपना लेंटर तोड़ दिया। भैया शाम को आए तो हैरान हो गए कि अरे! ये किसने तोड़ा? कि मैं कहा हमने। ओहो! कि तुमने तो लेंटर तोड़ ही दिया। उनको यकीन नहीं था कि ये तोड़ देंगे। तो फिर उनको काम करना पड़ा। काम करने लग गए तो उनके पास बाइक होती थी। तो एक बार मैंने ऐसी खेम जैसे मैं खेमू भैया के साथ हमेशा काम कर रही होती थी लेंटर का, घर का, वही एक बेटे की तरह कि हाँ, चलो मेरे घर में काम लगा है तो मेरे को करना पड़ेगा। तो भैया सुबह से शाम तक हमारे साथ काम करते थे। तो एक बार भैया की बाइक हटाने के लिए किसी ने बोला, उनको रास्ते में उन्होंने बाइक लगाई थी। मैंने बोला मैं हटा के आती हूँ, मेरे को बाइक चलानी नहीं आती थी, लेकिन तब भी भैया ने मेरे को चाबी दी कि ये ले हटाया। मैं बहुत मतलब होता है ना मेरे अंदर उत्साह हर चीज़ का बहुत ज़्यादा है। उस टाइम मेरे को बाइक चलानी नहीं आती थी, बट उन्होंने दे दी। मैं भी हिम्मत करके उसको मोड़ के आ गई, साइड में लगा के आ गई। तो मैंने बोला भैया मेरे को बाइक सीखनी थी और मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे को नहीं बाइक चलानी आती, मैंने तो आपसे ऐसी चाबी माँग ली और आपने दे भी दी। तो फिर वो बड़े खुश होते थे कि इसमें कुछ अलग-सा उत्साह है हर चीज़ का। तो फिर उन्होंने मेरे को बाइक सिखाई। उन्होंने बोला कि तू मेरे घर तक आया कर रास्ते में रोड तक, मैं तेरे को सिखा दूँगा। तो उस टाइम मैं यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर दौड़ती थी, इसलिए कि ताकि मैं भैया के साथ वापस धाम में आ सकूँ, उनकी बाइक पे। तो उन्होंने मेरे को बाइक चलाना ऐसे सिखाया। मतलब मैंने डेली रास्ते तक उनके घर के आस-पास तक मैंने दौड़ते हुए जाना और वहाँ से उनकी बाइक लेके उनके साथ आना। तो उन्होंने मेरे को बाइक चलानी सिखा दी। तो लोग भी बहुत ताने कसते थे कि यहाँ लड़की बाइक चलाती है, ऐसा-वैसा। मतलब पूरे धामी गाँव में मैं ही इकलौती ऐसी लड़की थी तब तक, जो बाइक चलाती थी। और आपको पता है गाँव के लोग किस तरह के होते हैं, बहुत ताने कसते हर चीज़ के लिए। बट खेमू भैया ऐसे बंदे थे, जो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। वो एक भगवान का एक ऐसा मसीहा था। वहाँ से मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। तो फिर मैंने उनको बताया कि भैया मैंने पढ़ाई करनी है और मेरे को पुलिस में तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है। अभी तो हमारे घर में काम चल रहा था, हम काम करते थे पूरा दिन, बट मैं उनको अपनी सारी बातें बताती थी कि ऐसा-ऐसा। तो वो बहुत सपोर्ट करने लग गए कि यार ये मतलब इस लड़की में कितना जोश है कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है। बट कहीं न कहीं लैक ऑफ नॉलेज, कहीं न कहीं चीज़ों की कमी थी, हर चीज़ की कमी थी, बट इसको शौक हर चीज़ का था। तो फिर उन्होंने बोला कि चल कोई नहीं तू पढ़, पहले घर का काम कंप्लीट हो जाएगा तब तू पढ़ियो। तो फिर हालाँकि वो मेरे घर में काम करने के लिए आए थे, लेकिन वो कब मेरे इतने करीब बन गए, वो मेरे बहुत अच्छे भाई बन गए। हम सब लोग इवन हम उनके पैर छूते थे जब भी वो आते थे, कि ऐसा-ऐसा है। तो उन्होंने हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, किताबें, कॉपी हर चीज़, जिस भी चीज़ की मेरे को ज़रूरत थी, हर चीज़ वो लेके आते थे। जैसे ही घर का काम कंप्लीट हुआ तो उन्होंने घरवालों को बोल दिया कि पुज्जू को कोई किसी काम के लिए नहीं बोलेगा, ये सिर्फ़ पढ़ाई करेगी। तो उस टाइम उन्होंने गाड़ी भी ले ली। तो उन्होंने उनको ये शौक था कि अब मैं पूज्जू को भी गाड़ी सिखाऊँगा। तो गाड़ी भी मेरे को मेरे भैया ने ही सिखाई। इतनी अच्छी गाड़ी सिखाई है, कभी किसी ने देखा हो मेरे को गाड़ी चलाते तो मतलब बहुत अच्छी गाड़ी मैं चलाती हूँ, नो डाउट। तो मतलब उन्होंने वो मेरे लिए एक सच में भगवान था, क्योंकि भगवान शायद इतने समय से देख रहा था कि इसने बहुत कुछ करना है, लेकिन इसको कहीं से भी रास्ते नहीं खुल रहे हैं। तो वो रास्ता कहीं न कहीं खेमू भैया के थ्रू मेरी ज़िंदगी में खुला। उन्होंने किताब, कॉपी हर चीज़ की मेरे लिए मदद की, कि तू कर और तू कर लेगी। मेरे घर में शायद मेरे मम्मी भी इतने विश्वास नहीं करते थे कि यार इसकी सिलेक्शन हो जाएगा, बट खेमू भैया को पूरा विश्वास था कि ये सिलेक्शन ले लेगी। तो वो घर में सबको ऐसे बोलते थे कि पुज्जू से कोई काम नहीं करवाएगा, इसका सारा काम मैं ही कर लूँगा। आपने अगर मेरी सिलेक्शन वाली वीडियो देखी हो तो मैं वहाँ पे ये बात बोली है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को खेमू भैया ने किया उसके बाद। तो उन्होंने हर रोज़ मेरे से पूछना कि तूने आज क्या पढ़ा? तूने क्या नहीं किया? तूने सारा दिन कुछ किया भी कि नहीं? हर चीज़ के लिए पूछते थे वो मेरे को। तो फिर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो-जो किताबें चाहिए थी, वो मैंने ली। फिर ऐसा होता था कि कई बार मैं एसएससी जीडी की भी ऑनलाइन क्लासें लगा रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैं मतलब अच्छा स्कोर कर लेती थी। जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लगते थे ऑनलाइन, तो उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर चल रहा था। क्योंकि उस वक़्त मैंने तैयारी इतनी ज़्यादा करनी शुरू कर दी, एक समय में मैं ऐसी हो गई पागल, होते हैं ना जिसको पागल बोलते हैं, कि नहीं। और सुबह-शाम मतलब अपने घर में भी काम भी करना होता था। ऐसा तो था नहीं कि आपको घरवाले बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे कि ये बैठ जाओ आप यहाँ पे, आप पढ़ाई कर लो।
ऐसा नहीं था। सुबह-शाम मतलब घर का काम भी करना पड़ता था और उस टाइम भैया ने मेरे को गाड़ी सिखाई थी, तो कई बार जैसे कोई सवारी होती थी या कहीं किसी को कहीं छोड़ना होता था, ड्रॉप करना होता था, लाना होता था, तो वो भैया मेरे को भेज देते थे। तो उसके पैसे भी मेरे को मिल जाते थे, तो वो मैं कहीं न कहीं घर में वालों को दे देती थी कि चलो आपका भी चल रहा है। तो घर वाले भी खुश थे कि चल कुछ नहीं साइड बाय में कमा तो रही है। तो मतलब मैंने ऐसा बहुत कुछ किया उसके दौरान भी, बहुत कुछ। वो अलग रखते हैं हम उस चीज़ों को। फिर आ चुका था मतलब नोटिफ़िकेशन जैसे अखबारों में आती रहती है, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अभी नोटिफ़िकेशन आई है वो, तो उस समय भी आ गई थी कि नवंबर तक पुलिस की भर्तियाँ हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं थी और मैं चाह रही थी कि लेट हो, क्योंकि मैंने पढ़ाई करना एक्चुअल में तभी स्टार्ट किया जब मतलब मेरे घर का काम कंप्लीट हुआ, खेमू-भैया ने मेरे को अच्छी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ, तू पढ़। उन्होंने मेरे को मतलब बहुत मोटिवेट करते थे वो मेरे को। हालाँकि वो खुद एक 10वीं पढ़े हुए इंसान थे, लेकिन वो जो जिस काम को वो कर रहे थे, वो काम उनका बहुत बेहतरीन था, ठीक है? तो एक 10वीं पढ़े हुए इंसान ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि मेरे को मेरे अंदर इतनी आग लगा दी कि नहीं तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू कर लेगी। तो मैंने पढ़ाई करना एक्चुअल में तभी शुरू किया और सच सी बात बताऊँ मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया कि जब मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया तो ना बुक्स के बारे में पता था, कुछ भी नहीं पता था कि पढ़ना कहाँ से, मैथ तो बहुत वीक था मेरा। तो मैंने सोचो दोबारा से पहाड़े याद किए, सब कुछ मतलब बेसिक से। होता है ना कि आप बिल्कुल छोटी चीज़ों से पढ़ना दोबारा से शुरू कर रहे हो, तो मैंने दोबारा शुरू किया और अखबारों में ऐसी जैसे अभी आजकल नोटिफ़िकेशन आती रहती है, इसी तरह से उस वक़्त भी आया करती थी कि इस महीने से शुरू होगी, उस महीने से शुरू होगी, लेकिन वो भर्ती शुरू हो नहीं रही थी। और मैं कहीं न कहीं ये चाह रही थी कि ये भर्ती अभी आए भी ना, ताकि मेरी तब तक मेरी तैयारी तो हो जाए। और मैं बहुत बार डिमोटिवेट हो जाती थी कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा और मैं इतना समय लगा रही हूँ, ये चीज़ होगी भी कि नहीं, बहुत बार। कई बार ऐसा होता था कि मैं रोते-रोते पढ़ रही होती थी, क्योंकि अंदर तो मेरी वही आग थी कि नहीं लगना तो आपको पुलिस में है ही और आपको लगना भी पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। उस भर्ती को मैंने अपनी लास्ट भर्ती मान के ही रखा था, कि बस इसी भर्ती में मैंने अब क्लियर करना है। और अच्छी चीज़ ये हुई कि यहाँ धामी में हमारे जो चौकी है वहाँ पर कुछ नए-नए भर्ती हुए बच्चे आए। मैंने आपको वीडियो उस समय डाली भी थी क्योंकि मैंने उनको पार्टी भी करवाई कि चलो आप लोगों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो वहाँ पर निधि हुआ करती थी, तो वो मेरे को बताती थी कि ये किताबें पढ़ ले, ये चीज़ें पढ़ ले। वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी। समझाती थी मतलब कि आपने मतलब वो एक रास्ता बता रही थी कि ऐसा है। अगर वो वहाँ नहीं आती या कुछ ऐसा नहीं होता तो शायद कहीं न कहीं मैं फिर से भटकी भी होती। लेकिन फिर होता है ना संजोग बने कि उसने भी मेरे को बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि ये भैया ने भी हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि तू पढ़। तो मैंने भी मतलब दिन-रात एक कर दिया था उस समय कि नहीं अब तो करना है। क्योंकि जब मैं खुद का आकलन करती थी ना कि चलो मैं सोचती थी कि मैंने पुलिस में जॉइन करना है। पर जब मैं कोई मॉक टेस्ट लगाती थी या कोई क्वेश्चन पढ़ती थी साधारण सा और उसका आंसर मेरे को नहीं आता था, तो मेरे को खुद को शर्म फ़ील होती थी कि जब मेरे को इतनी बेसिक चीज़ें ही नहीं पता, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? तो मतलब मैं खुद का आकलन खुद से ही करना शुरू कर दिया था। मैंने एक कॉपी लगाई, उसमें मैंने सबसे पहले यही लिखा डायरी में कि मोबाइल फ़ोन में जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है, ये बंद कर दे। ये सबको बीमारी है, ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत सुथरे हैं, ये सबको है आज के समय में। आप लोगों को भी होगी, सोशल मीडिया की होगी या नए-नए दोस्त बनाने की जो चैटिंग करने की ये सारी आदतें हैं, ये हर किसी यूथ में ये चीज़ें हैं। और जब तक आपको पता है कि अभी आप किसी और रास्ते पर चले हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हो, तो इन चीज़ों को थोड़े समय के लिए अपने से दूर कर दो। जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, वो आपकी नौकरी के बाद भी आपके साथ होंगे। जो नहीं होंगे, वो छूट जाएँगे, छोड़ दो उनको। तो मैंने सोशल मीडिया चलाना बंद कर दिया। मैंने अपनी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब कुछ बंद कर दिया था। मैं कभी-कभी खोलती थी क्योंकि कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाती थी, तो मैं खोल लेती थी, कभी बातचीत या इंस्टाग्राम पे वीडियोज़, यूट्यूब पे वीडियोज़ ये सब। लेकिन मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखना शुरू कर दिया था। मैंने मतलब मैक्सिमम पढ़ाई अपनी यूट्यूब से ही की है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई मैंने मतलब यूट्यूब पे पूरा फ़ोकस लाइव क्लासेस लगती थी। जो भी होता था वो यूट्यूब के थ्रू ही होता था। बाकी हर चीज़ के नोट्स बना लेती थी मैं। बट मेरे लिखे नोट्स सिर्फ़ मेरे को ही पता लगेंगे। आप अगर मेरे नोट्स देखोगे तो आप बोलोगे यार पूजा दी आप क्या करते थे? ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरे नोट्स नहीं पढ़ पाओगे। कोई किसी के नोट्स नहीं पढ़ पाता। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी अपनी पढ़ाई को लेकर, यहाँ पर हम बात सिर्फ़ इस जॉब की जर्नी के बारे में करेंगे। तो जब मैं पढ़ाई को लेकर डिमोटिवेट हुआ करती थी तो मैं यूट्यूब पर
बहुत सारे चैनल ऐसे खासकर यूपीएससी की वीडियोज़ यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जो उनकी वीडियोज़ देखती थी। तो मैं सोचती थी कि जब ये लोग इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं, दिन में 18-18 घंटे पढ़ते हैं ये लोग, तो मैंने तो सिर्फ़ दिन में 5 या 8 ही घंटे पढ़ना है। तो मैं आधे-आधे घंटे का मैं हर चीज़ का स्लॉट सेट कर देती थी। उनके अकॉर्डिंग जैसा वो बताते थे वैसा ही मैं पढ़ती थी। तो अगर वो 18 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ने को आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी सेम ऐज के, सेम तरह के लोग वो भी है वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये देख-देख कर फिर मैं खुद को मोटिवेट करती थी और मोटिवेशन हर रोज़ आपको चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक दिन एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, उसके बाद आपको कई दिन वो वीडियो आपके अंदर रहेगी, कई दिन वो मोटिवेशन आपके अंदर रहेगी। आपको हर रोज़ एक मोटिवेशन चाहिए अपने अंदर से और मेरा मोटिवेशन कहीं न कहीं मेरे घर के हालात थे। ये मेरी मजबूरियाँ थी कि मेरे घर में किसी एक का नौकरी में होना बहुत ज़रूरी था, वरना हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए परिवार से आ रहे थे। तो वो चीज़ें मेरे को हर रोज़ मोटिवेट करती थी, कि अगर आज तूने पढ़ाई नहीं की ना, तो तू बहुत पीछे हट जाएगी और तेरा परिवार बहुत पीछे रह जाएगा। तो कई बार मेरी मम्मी रात में उठते थे, तो वो देखते थे कि ये रात में पढ़ाई कर रही है। क्योंकि रात में भी कई बार बहुत समय मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को नींद ही नहीं आती है। तो जब नींद नहीं आ रही है, तो मैंने उस चीज़ को पढ़ाई में ही लगा दिया कि छोड़ो अब नींद आ तो रही नहीं, टेंशन की वज़ह से नहीं आ रही है। ये मेरे को पता था कि टेंशन है तभी नींद नहीं आ रही, तो मैंने उसको कहीं न कहीं पढ़ाई में लगा दिया। ठीक है? और वही दिन में कई बार काम होते थे, बहुत सारे काम होते थे। घर के काम से एक बेटी कभी भी मुँह नहीं चुरा सकती और मैंने कभी चुराया भी नहीं और हमारे घर में कोई चुराता भी नहीं है। घर के काम करने हैं तो करने ही हैं। तो कहीं न कहीं ना मेरे को घर में काम फ़ास्ट करने की आदत हो गई थी कि मैं फटाफट से मैं हर चीज़ का टाइम सेट करती थी। मेरे घर हाथ में एक ₹100 की घड़ी थी, वो भी खेमू भैया ने मेरे को दिलाई थी ताकि मैं अपने समय की पाबंद रह सकूँ। कि अगर मैंने कोई काम अब आपको पता है, मैं ख़ासकर ये बात लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी जो ऐसा बोलती है कि दीदी हमारे को घर में बहुत काम होते हैं या घर वाले काम करवाते हैं। घर वाले मेरे भी थे, घर वाले मेरे भी काम करवाते थे। बर्तन धोने तो धोने, घास लाना है तो लाना है, खाना बनाना है तो बनाना ही है। तो मैंने हर चीज़ का टाइम सेट किया होता था कि मैं इतने समय में अपना सबसे फ़ास्ट वर्ज़न वहाँ पर दिखाकर सबसे जल्दी काम करती थी। हर चीज़ में, बहुत जल्दी काम करना। कोई भी काम करना तो उसके लिए टाइम सेट करना कि अगर मैंने आधे घंटे में बर्तन धोने तो आधे ही घंटे में मैंने इतनी स्पीड से बर्तन धोने कि सारे बर्तन मेरे एक बारी में ही धुल जाएँ और उसके बाद मैंने पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चलती रही। और उसके बाद उस दौरान मैंने एक एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दिया। वो भी मेरा ठीक से अच्छे से मतलब उसमें पहले पेपर हुआ था, तो वो पेपर क्वालीफाई हो गया था। उसके बाद उसका ग्राउंड होना था तब जब हमारा पुलिस का दूसरा पेपर होना था उस दौरान। मतलब बहुत खिचड़ी-सी पक गई थी और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बहुत बार ऐसा होता था कि पढ़-पढ़ के भी ऐसा होता था कि उफ़! इतना पढ़ लिया लेकिन ये ना भर्ती का कुछ होगा भी कि नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से ज़्यादा पढ़ रहे हो। लेकिन मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं, अगर तूने आज नहीं पढ़ा ना, तो कोई और है जो शायद तैयारी कर रहा है। क्योंकि ख़ासकर मैं आपको बताऊँ जो ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होते तो एचपी पुलिस की जैसे आप लोग उन लोगों ने कहीं बैच जॉइन कर रखा है। ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक बैच के बारे में बात नहीं करूँगी, आपने कहीं बैच जॉइन कर रखा है या आप कोई लाइव वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ कमेंट बॉक्स तो देखो, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो आंसर दे रहे हैं और कितने फ़ास्ट आंसर दे रहे हैं। तो इतने फ़ास्ट आंसर मेरे को भी देना है। तो उस चीज़ की तैयारी करनी पूरा दिन की ताकि मैं शाम को उस लाइव क्लास में जाके सबसे पहले आंसर दे सकूँ। तो मैंने बहुत लाइव क्लासेस भी जॉइन की, वहाँ पे आंसर देने। तो कहीं न कहीं यही कि दूसरों से आगे बढ़ना है। क्योंकि यही लोग जो वहाँ पर आंसर दे रहे हैं, यही लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं। इन्हीं में आपको इन्हीं के साथ आपको मेरिट बनानी है। तो वो कहीं न कहीं मोटिवेट करती थी वो चीज़ें कि नहीं जब ये इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ अपने दुःख और कहाँ अपने रोने लेके बैठेंगे। हम भी पढ़ाई कर लेते हैं। तो मतलब बहुत सारी क्लासें लगाई, उसमें देखा, अपना आंकलन हर रोज़ किया कि कहाँ कमी है, कहाँ खुद में बदलाव करना है। साथ ही साथ सुबह-शाम रनिंग करने जाना क्योंकि मतलब रनिंग करने से सिर्फ़ आपका फ़िज़िकल और ये सब कुछ ही ठीक नहीं होता, आप मेंटली तौर पे भी मजबूत बनते हो। और मैंने खुद को सच में भी मेंटली तौर पे मजबूत बनते देखा है, अपने रनिंग और इस फ़िज़िकल एक्टिविटी के एरा में। सुबह-शाम दौड़ना, दिन में पढ़ना, घर में कोई काम हो तो वो भी करना।
लेकिन जो भी कुछ करना उसको हमेशा नोट डाउन करना कि आज मैंने ये चीज़ें की, ये मेरी बचती है। अपने सिलेबस का पता था कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया है, कहाँ तक क्या किया है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलती हूँ कि जहाँ तक आपने पढ़ा है उसको रखो, उसको रिवाइज़ भी करते रहो। ये नहीं कि आगे आप पढ़ रहे हो, पीछे भूल रहे हो। जब भी पढ़ने बैठो तो पहले ये देखो कि आपने किया क्या है, उसको रिवाइज़ करो फिर अगला पढ़ो। तो ये सब था और एट द एंड पहले पुलिस का एक पेपर हुआ, उसमें भी मैं मेरिट में थी। दूसरे पेपर की बारी थोड़े मार्क्स कम हो गए क्योंकि मैंने दूसरा एग्ज़ाम डिप्रेशन में आके दिया है। डिप्रेशन समझ सकते हो कि एक बच्चा जो इतने समय से तैयारी कर रहा है और उसने इतनी सारी सिचुएशंस देख ली है और उसको पता था कि उसने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत दिन-रात एक कर दिया पढ़ाई में। लेकिन पहले पेपर में मैं अच्छे खासे नंबर लेने के बावजूद भी आपको पता लगता है कि पेपर कैंसल हो गया। तो उस जिस दिन मेरे को ये न्यूज़ मिली कि पेपर कैंसल हो गया, उस दिन से लेकर मैं अपने शायद मेडिकल तक ऐसी थी, बोलते हैं ट्रॉमा सा हो गया था एक। मैं बिल्कुल मानसिक तौर पे बिल्कुल ज़ीरो फिर से मेरा डाउनफॉल हो गया। लेकिन जो सेकंड पेपर था वो पता नहीं कैसे दे दिया मैंने और उसमें मतलब भगवान की दया से ठीक-ठीक मार्क्स आ गए और एक्स्ट्रा मेरे पास सर्टिफ़िकेट के मार्क्स भी ठीक थे और सिलेक्शन हो गया। तो जब तक मेरा मेडिकल नहीं हुआ तब तक मैं उसी डिप्रेशन में थी कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, ये दोबारा से कहीं वैसे ना हो जाए। तो ये सब कुछ हुआ और दूसरे उसमें भी अच्छे से मेरिट बनी और जब हमारा मेडिकल हुआ उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपने दुःखों से बाहर आई, अपने उम, बहुत सारी चीज़ों से बाहर आई कि चलो माता रानी ने अब यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन लाने शुरू कर दिए। तो मैंने वहाँ कसम खा ली थी कि जो-जो चीज़ें मतलब मेरे साथ हुई है, मेरा बहुत बार ऐसा होता था कि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं करता था। मैं सोचती थी कि अब मैं छोड़ दूँगी पढ़ाई करना। एक बार पेपर क्लियर हो जाए उसके बाद मैं पढ़ना छोड़ दूँगी। क्योंकि नहीं बन पाता, फ्लो ही नहीं बन पाता जब तुम इतनी सारी चीज़ों से, जॉब से, ये वो सोच छोड़ के आए हो, फिर दोबारा से पढ़ रहे हो और पढ़ तुम अपनी मजबूरियों के लिए रहे हो, अपने सपने के लिए रहे हो और सपना भी सिर्फ़ पुलिस में लगने का था, बाकी कोई ऐसा सपना भी नहीं था मेरा कि मैं कोई ऑफ़िस जॉब करूँ या बैंकिंग की सेक्टर में जाऊँ, कहीं कुछ नहीं, बस वर्दी, वर्दी और वर्दी। तो इतनी मेहनत की और माता रानी ने भी बहुत साथ दिया हर चीज़ में, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हुई मेरे साथ और सबसे बुरी चीज़ ये थी कि जिस दिन मेरी जॉइनिंग होनी थी, उससे 3 दिन पहले खेमू भैया जिसने मेरा इतना साथ दिया, उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे। तो मतलब आप सोच सकते हो कि मेरे लिए ट्रेनिंग में जाना कितना कष्टकारी था। जो इंसान मेरे दुःख में, मेरे स्ट्रगल डेज़ में मेरे साथ था, आज वो मेरे साथ नहीं है। जब मेरे अच्छे दिन आए तब। तो ट्रेनिंग में जाना था, फिर से डाउनफॉल हो गया। मैं फिर से डिप्रेशन में थी। लेकिन मैंने सोच लिया था वहाँ जाकर कि शायद लाइफ़ इसी तरह से चलती है। तो कोई बात नहीं, मैं उन चीज़ों को भुला के कहीं न कहीं काफ़ी एन्जॉय कर रही थी हर चीज़ को और मेन मोटिव यही था उसके बाद भी कि मतलब किसी को भी ऐसा ना हो कि जो बच्चे आने वाले फ्यूचर में जो कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करूँ, उनको सही रास्ता बताऊँ कि आपको ये नहीं ये करना है, जो भी करना है, इस तरह से करना है। तो लाइफ़ में इतने उतार-चढ़ाव आ रहे थे, इतने उतार-चढ़ाव आए, उतने उतार-चढ़ाव आए कि एक समय ऐसा आ गया कि अब लगा कि अब छोड़ो जो भी है, अब करेंगे समाज सेवा। तो मैंने उसके बाद ये चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ डाली उन लोगों के लिए जो अ, तैयारी कर रहे होते हैं एचपी पुलिस की या फिर जिनको अच्छा लगता है मेरी वीडियोज़ देखना, उनके लिए स्पेशल वीडियोज़ मैं डालती रहती थी। तो मैंने कहा था कि 10 के सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यही थी मेरी जर्नी अ, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ अब बनाती हूँ और थैंक यू सो मच आपने फिर से मुझे याद दिलाया, बार-बार मेरे कमेंट्स में मुझे याद दिलाते रहते हैं कि दीदी वीडियो डाल दो, दीदी इससे रिलेटेड वीडियो डाल दो उसके लिए और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं जेन्युइन लोग,
तो वो बहुत बेहद अच्छे से बात करते हैं मेरे साथ, तो उस चीज़ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ की भी बहुत खुशी है कि एक अलग से पहचान है पहाड़ी अंग्रेज़ की, इस चैनल की, मेरी, आप लोगों की वजह से। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस यूट्यूब चैनल पर मेरे परिवार की तरह मेरे साथ जुड़ गए हैं। हम भविष्य में भी इसी तरह आगे वीडियोज़ बनाते रहेंगे और आप लोग बार-बार इसी तरह कमेंट करते रहा करो कि दीदी वीडियो बना दो। मैंने बहुत समय से सच में वीडियो नहीं बनाई थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि आगे लगातार वीडियोज़ बनाती रहूँ और आप अपने क्वेश्चन, क्वेरीज़ सब कुछ कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। इसके अलावा भी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जर्नी की वीडियो पसंद आई हो और इसको एक लाइक और आपका कमेंट और आपका क्या सुझाव है और आपकी लाइफ में क्या-क्या दिक्कत, परेशानी चल रही है, आपकी स्ट्रगल लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि किसी न किसी की तकलीफ़ को उसका खेमू भैया बन के मैं सुलझा सकूँ। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।